गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ जो कि है 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस देख लेते क्या है होती हैं। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर्स में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल जो कि 8th क्लास का टॉपिक है उसके बारे में पढ़ा है, पर फिर भी एक बार इसकी थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? कोई भी टर्म, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक लेफ्ट साइड हो, एक राइट साइड हो और बीच में कौन सा निशान हो? बराबर का। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 3 बराबर 4, ये तो हो नहीं सकता। 3 4 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कोई भी साइड कैसी होगी जिसमें इंग्लिश का वेरिएबल यूज किया होगा, जैसे कि ऐसे 3x-4 बराबर 6। अब एक लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है और बीच में कौन सा निशान है? बराबर का। तो इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन। अब आप देखें कि इसमें मैं इंग्लिश के कितने वेरिएबल यूज किए हुए हैं? एक वेरिएबल यूज किया है, तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं यहीं पे x के साथ एक और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज कर लूं, मान लीजिए मैंने ये y लिख दिया। अब इस पूरी टर्म में मैंने एक x लिया और एक क्या लिया? y। दो हमने यूज कर लिया इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, तो अब इसको कहेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर शब्द की। अब यहाँ पे देखिए कि x के पार कितनी है? x के सिर पे कितना लिखा है? कुछ नहीं लिखा, तो कितना माना जाएगा? 1। जिस टर्म के पार या सिर पे कुछ नहीं लिखा होता तो हम कितना मानते हैं? 1। यहाँ पे y के भी सेम 1 हो गया। तो अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की पावर या डिग्री 1 हो तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक तो डिग्री 1 है तो लीनियर हो गई, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, बीच में बराबर का निशान है तो इक्वेशन हो गई। अब इंग्लिश के 2 वेरिएबल यूज किए हुए हैं तो कितनी हो गई? 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब रही बात इस पेयर की, इसको हम थोड़ी सी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पर मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। क्या लिखेंगे हम? एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए, ये तो एक पर्टिकुलर नंबर्स के साथ हो गई, लेकिन हमने जब भी डेफिनेशन लिखनी है जर्नल फॉर्म की लिखते हैं तो क्या लेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें 3 ऐसी हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब एक x की टर्म हो, एक y की टर्म हो और एक कोई भी एक्स वाई के बिना कांस्टेंट टर्म हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। पर एक यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या? देखिए, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाली गायब कर देती हूँ तो फिर यहाँ पे एक ही इंग्लिश का वेरिएबल रह गया, कौन सा? वाई। तो फिर ये तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई ना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं y वाली गायब कर देती हूँ तो भी ये 1 वेरिएबल हो गई। क्यों? क्योंकि अकेला x ही रह गया। इसका मतलब अगर हमें 2 वेरिएबल्स वाली चाहिए तो दोनों वेरिएबल की टर्म्स मेरे पास क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब 0 नहीं होनी चाहिए का मतलब x का जो कॉफिशिएंट है या y का कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a b c आर रियल नंबर्स एंड a and b आर नॉट 0। मतलब कि a और b 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गए तो फिर ये इक्वेशन 1 वेरिएबल की हो जाएगी। और ये a b c रियल नंबर्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पे a b c की कोई भी वैल्यू आ सकती है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाली टर्म भी हो सकती है, कुछ भी a b c की जगह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, सॉरी।
तो ये तो हमने अभी मैथमेटिकली डिफाइन कर ली। अब हमारा जो मेन मकसद है, क्या है हमारा मेन मकसद, अगर हम देखें, देखिए जब भी हम कोई रास्ता चलते हैं तो हमारी कोई मंजिल तो होती है ना। अब हमारी मंजिल क्या है? मंजिल है हमने इनका सल्यूशन फाइंड आउट करना है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो हमारी मंजिल है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। ये एक इक्वेशन ले ली मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करना सीखना है, यही हमारी मंजिल है, यहाँ तक हमने पहुँचना है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी? इसको सॉल्व कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है। इस बात को ध्यान से समझिए कि मैथ में अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें जितने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं उतने ही हमारे पास इक्वेशंस होनी ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अब हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स है ना, तो हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस ही होनी चाहिए अगर हमें x और y के लिए इसको सॉल्व करना है। तो ऐसी मान लीजिए मैं एक और लिख लेती हूँ, वो है 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18। अब ये लिख ली। अब मेरे पास दो हो गई ना, दो वेरिएबल्स थे, इंग्लिश के दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए थे, तो उसके लिए दो वेरिएबल्स ही, दो इक्वेशंस ही होनी चाहिए। अगर तीन वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड है, तो फिर हमारे पास कम से कम तीन इक्वेशंस होनी ही चाहिए अगर हमें एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे जो है पेयर शब्द यूज़ किया गया है, क्योंकि एक के बिना दूसरे से हम अकेले x और y की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, तो हम एक पैर का जूता थोड़ी लेते हैं, दोनों पैरों के जूते लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि एक पैर के जूते का दूसरे के बिना तो कोई वैल्यू ही नहीं, डाल ही नहीं सकते हम। तो इसीलिए हम बाज़ार में जाकर कहते हैं कि हमें पेयर चाहिए। उसी तरह इसमें एक इक्वेशन की दूसरे के बिना कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए दोनों के साथ ही हम x और y या जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जब भी दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो हमेशा पेयर कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये तो बात हुई पेयर की। अब हमारा असली मुद्दा था सॉल्व करना इन्हें, सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सॉल्व का मतलब होता है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब x और y की जगह हम यहाँ पे कौन से नंबर फिल करें ताकि लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या हो, बराबर, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक तुक्का लगा रही हूँ, सिंपल तुक्का ही है, गैस है कि यहाँ पे मान लीजिए मैं x को फिल करती हूँ 1, ठीक है, और y को फिल करती हूँ 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की जगह 1 लिखूंगी, y की जगह 3 लिखूंगी, देखूंगी कि दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो x की जगह 1 लिखा, 3 into 1 प्लस y की जगह कितना लिखना है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे तो 9 है, 3 1 जा 3 प्लस 2 3 का 6 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 हो गए ना। इसका मतलब x की 1 और y की 3 फिल करने से दोनों साइडें आपस में क्या हो गई, बराबर। अब यही सेम वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये दोनों बराबर आती हैं। तो देखें 6 into 1 प्लस 4 into 3 बराबर 18, तो 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 बराबर 18, 18 बराबर 18। तो इन्हीं दो वैल्यू के लिए पहली भी दोनों साइडें बराबर, दूसरी की भी दोनों साइडें बराबर। तो अब हम कह सकते हैं कि ये x का 1 y की 3 इन इक्वेशंस का क्या है, सल्यूशन है, ठीक है। और ये तो हमने मुंह जुबानी एक ऐसे गैस तुक्का लगाया और फाइंड आउट कर लिया। ये भी तो हो सकता था कि अगर मैं फिल करती तो ना ही 0 आता, बराबर दोनों ना ही आते, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या इससे अलग कोई और भी ऐसे नंबर्स हैं जिनको फिल करके ये साइडें बराबर आ सकती हैं? मान लीजिए एक और फिल करते हैं, हम फिल करते हैं y को हम फिल करते हैं 0 और x को हम फिल करते हैं 3। तो देखें x की जगह 3 3 into 3 9 प्लस 2
इंटू 0 बराबर 9, तो 9 प्लस 0 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 हो गया। इसका मतलब अगर x को 3 y को 0 पुट करें तो भी दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर। उसी तरह ये भी बराबर होगा। तो इसका मतलब अब दूसरा सोल्यूशन भी आ गया कि जिसके लिए इन दोनों में दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशंस हैं, एक है, दो है, तीन है या कोई भी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए पेपर में हमें क्वेश्चन आया, हमने पूरा सॉल्व कर लिया, बाद में देखा उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना। इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम सॉल्व करने से पहले ही ये चेक कर सकें कि उसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। अगर है तो कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा मेथड है और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही है, ठीक है। तो चलिए वो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, फिर उसको देखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether lines representing following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident, तो ये क्वेश्चन है। मतलब वो क्या कह रहा है कि कहता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनको कंपेयर करने से बताइए कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। और ऐसे भी आता है दे हैव यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ऐसे भी आता है, ठीक है। कई तरह से ये क्वेश्चन आता है। तो अब हम देखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का क्या मतलब है, ये भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी क्वेश्चन लेने लगी हूँ, ये है मेरे पास लीनियर इक्वेशंस, उससे आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये लिख दी मैंने लीनियर इक्वेशंस। अब हमने अभी जर्नल फॉर्म देखी थी, ax प्लस by प्लस c है। अब यहाँ पे दो हैं, तो ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, ठीक है। देखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया ना a1 बाय a2, मतलब x की ऊपर वाली टर्म डिवाइडेड बाय x की नीचे वाली टर्म, ऐसे फिर y की ऊपर वाली टर्म डिवाइडेड बाय y की नीचे वाली टर्म, फिर बिना xy वाली ऊपर और नीचे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लेते हैं x की ऊपर वाली डिवाइडेड बाय 7। ये ध्यान रखना है, हमने एक्स वाई वेरिएबल्स नहीं लिखने, अकेले उनके साथ वाले कॉफिशिएंट्स और साइन ज़रूर लिखने हैं, साइन नहीं भूलना लिखना, ठीक है। अब -4 डिवाइडेड बाय 6, ऊपर 8 डिवाइडेड बाय -9। अब आप देखिए मैंने इनमें कोई भी निशान नहीं डाला, ठीक है। अब मैं चेक करूँगी कि क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं। 5/7 किसी टेबल पे कट नहीं होता, तो वैसे का वैसे रहने दीजिए। -4/6, अब ये किसी टेबल पे कट होता है, 2 के टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 8/9 ये भी किसी टेबल पे नहीं होता, तो 5/7 यानी कि 5/7 और 2/3 आपस में बराबर है नहीं, ये 5 7 है, ये 2 3,
किसी टेबल पे कट के भी बराबर नहीं होता, तो बराबर नहीं का क्या निशान है, बराबर उसको कट करना, मतलब आपस में बराबर नहीं है। अब पिछले दो देखिए, ये आपस में बराबर है, ये 2/3 है, ये 8/9, ये बराबर है नहीं, तो इसको भी हमने ये वाला लिख दिया, हो गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है, हमने ये देखा कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम इसका सल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सल्यूशन लिखेंगे कि इट हैज़ अ यूनिक सल्यूशन। क्या लिखेंगे, इट हैज़ अ यूनिक सल्यूशन। तो हमने इसका क्या लिख दिया, इट हैज़ ए यूनिक सल्यूशन। मतलब अगर तीनों ही इक्वेशंस यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, फिर से नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं तो इसका एक ही सल्यूशन होगा, और जब एक सल्यूशन होगा तो उसे हम कहेंगे कि इट हैज़ अ यूनिक सल्यूशन। उस इकलौते को यूनिक सल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी नेचर कैसी होगी, द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसी नेचर होगी, लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इट्स ग्राफ इज, और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे, मान लीजिए ये है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब हम आगे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे, तब हम आपको ये क्लियर करेंगे कि कैसे उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। मतलब एक पॉइंट जिस पे वो दोनों लाइंस कट करेंगी वही उन इक्वेशंस का क्या होगा, सल्यूशन। और जो इकलौता होता है वो यूनिक होता है ना हमेशा, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे, यूनिक सल्यूशन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किनका एक सल्यूशन है। सिर्फ एक ही सल्यूशन आएगा जब x वाली ऊपरली नीचे और y वाली ऊपरली नीचे और बिना xy ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए, अगर बराबर हो तो क्या सल्यूशन होगा, अब हमने ये देखना है। सेकंड है इससे रिलेटेड, 6x - 3y + 10 2x - y + 9, ये है। अब फिर से ऊपरली बाय नीचे, फिर ऊपरली साइन साथ में लेना है। नीचे अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो कितना लिखूंगी, 1, तो क्या आ गया, -1। फिर ऊपरली डिवाइडेड बाय नीचे, यहाँ पे है बराबर 0, ठीक है। अब ये है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये किसी टेबल पे कट होते हैं। अगर होते हैं तो कट करना है। जैसे ये माइनस माइनस कट हो गए, ये किसी टेबल पर नहीं होते। ये 2 के टेबल पे कट होते हैं, तो 2 के टेबल पे 2 कितने नंबर पे, 1 पे। 2 3 6, तो कट करके 3 आ गया। अब देखिए ऊपर कितना आया, 3/1, इसको फिर से लिख लेते हैं 3/1। यहाँ पे भी क्या बचा, 3/1। ये दोनों बराबर है ना, ऊपर भी 3 नीचे 1 1, तो ये बराबर, तो यहाँ पे भी बराबर का निशान। अब ये 10/9 है, तो इन दोनों को देखिए, ये आपस में बराबर है नहीं, ये कट भी नहीं होता, तो ये बराबर नहीं, तो ऐसा निशान डालेंगे। तो अब आपने देखा कि पहली 2 टर्म्स बराबर हैं पर पिछली बराबर नहीं है, तो फिर इसका कैसा सल्यूशन होगा, लिखेंगे कि इट हैज़ नो सल्यूशन। इसका कोई भी हमारे पास सल्यूशन आएगा ही नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में x और y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसके लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो, बराबर। और इसका जो है ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल। जिनका कोई सल्यूशन नहीं होता उनका ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का मतलब है ऐसा, दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होंगी। देखिए अब ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती ना, किसी भी जगह दोनों आपस में नहीं मिल रही, तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सल्यूशन नहीं है। और इनका नेचर कैसा होगा, इट्स इनकंसिस्टेंट।
कैसे इनकी लीनियर इक्वेशंस हो गई इनकंसिस्टेंट। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर उनका इस यूनिक सोल्यूशन है, यही करना मेथड यही है, इस मेथड से चेक करना है। अगर पहली दो बराबर पिछली नहीं तो लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, अगर तीनों ही बराबर नहीं है जैसे कि यहाँ पे, तो फिर हम लिखेंगे क्या है, फिर ये कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब थर्ड, अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो फिर क्या होगा। थर्ड है 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये तीनों बराबर है तो क्या करना है, ऊपरली डिवाइडेड बाय नीचली, फिर से ऊपरली डिवाइडेड बाय नीचली। अब सबका प्लस साइन है तो प्लस लिखो ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया। अब ये 9 के टेबल पर कट होते हैं तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ये 3 के टेबल पर कट होते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 का 6। ये 12 के टेबल पे 12 1 ज़ा 12, 12 2 का 24। तो ये 1/2, 1/2, 1/2। अब ये तीनों बराबर है ना, तो बराबर का निशान बीच में डाल दिया। ये ज़रूरी नहीं कि सीधा 12 के टेबल पे ही कट करने हैं, पहले आप 2 के टेबल पे कट कर लिए, तब तक कट कर ही जाने हैं जब तक हमारे पास ऐसी टर्म ना आ जाए जो आगे किसी टेबल पे कट ना हो। अब 1/2 आ गए, 1 आ गया तो किसी टेबल पर तो जाएगा ही नहीं, इसीलिए हमने यहीं पे रोक दिया। ठीक है, तो अब टेबल से कट करने के बाद हमने देखा कि तीनों बराबर है ना, तो जब तीनों बराबर है तो फिर इसका क्या होगा, फिर इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जब तीनों बराबर हों तो इसके इनफाइनाइट मतलब अनेक अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे, और इसका ग्राफ कैसा होगा, इट्स ग्राफ इज कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक ही लाइन होगी। पहली लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो दूसरी लाइन का भी ऊपर सेम ही बनेगा उसी लाइन के ऊपर। ठीक है, अब आपने देखा कि दोनों लाइनें मिलकर एक ही बन रही हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे आपस में कॉमन है, तो इसका मतलब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसके क्या हैं, सॉल्यूशंस। इसीलिए अब कितने पॉइंट्स हैं ये तो काउंट करना बहुत मुश्किल है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो एक बार फिर से हम थोड़ी सी समराइज कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा किसके एक या अनेक सॉल्यूशन है। अगर पहले दो कोई भी बराबर नहीं है, x की ऊपरली डिवाइडेड बाय नीचली, y की ऊपरली डिवाइडेड बाय नीचली कोई भी बराबर नहीं है तो एक सॉल्यूशन। अगर पहली दो बराबर है सिर्फ तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं। अगर सारी बराबर है तो इनफाइनाइट अनेक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने अपनी बुक में से, जो कि आपका 3rd चैप्टर है 10th क्लास NCERT की बुक का। फिर अगले लेक्चर में हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। ये तो अभी हमने ये चेक किया है कि किसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अब आगे इनके सॉल्यूशंस XYZ की एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे अगले लेक्चर में, तो देखना ना भूलिएगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।